16 महाजनपद और उसमें सबसे पहले नंबर पे मगध। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मैप है, मैप में ये बिहार है और बिहार में है मगध। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 16 महाजनपद का यहाँ पे हमने नाम पढ़ा है, लेकिन मगध जो था सबसे इंपॉर्टेंट था और मगध से आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आपको याद करके जाना है। मौर्य साम्राज्य जो था, इसका जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उसने नंद वंश के जो अंतिम शासक था गणानंद, उसको हराकर, उसको पराजित करके अपना साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य स्थापित कैसे किया था? चाणक्य की सहायता से। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री, यानी कि अपनी बुक 1 है और बुक 1 का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं राजा, किसान और नगर। ठीक है, वीडियो आपका लेटेस्ट सिलेबस यानी कि 2025-26 के अकॉर्डिंग होने वाली है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। आपको कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो में करा दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले आप देखो बुक 1 का सिलेबस देख लो। बुक 1 में ओनली आपके 4 ही चैप्टर हैं, जिसमें चैप्टर 1 ईंटें मन की अस्थियां तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हमारा राजा, किसान और नगर वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने इस बुक से केवल 2 ही चैप्टर बचने वाले हैं, उसको भी हम जल्दी करा देंगे। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हो और वहां पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और हमारे जो नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको आने वाले समय में PDF नोट्स जो हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सारी PDF आपको एक बार में यहाँ पे हम अवेलेबल करा देंगे। अब हम चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं BC और AD की। BC, ठीक है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट इसको कहा जाता है, और AD यानी कि इसको कई बच्चे आफ्टर डेथ बोलते हैं, जो कि गलत है, इसको एनो डोमिनी कहा जाता है। ठीक है, आखिर इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, और इसको हम ईसवी कहते हैं। तो आपने देखा होगा ना, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो कुछ जगह पे हमको डेट जो है वो ईसवी में लिखी नजर आती है, तो कुछ जगह पे डेट जो है हमको ईसा पूर्व में लिखी आती है। ईसवी वाले में तो कोई खास हमें को ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन ईसा पूर्व वाले में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन है मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। देखो क्या है कि एक टाइम मान लिया जाता है कि यहाँ पे जो जीसस क्राइस्ट है उनका जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो उनसे जन्म के पहले की जो घटना आ जाती है वो ईसा पूर्व में आ जाती है, उनके जन्म के बाद की जो घटनाएं आती हैं वो ईसवी में आ जाती है। तो ये इतिहास के टाइम को इस तरीके से बांट के आसान बनाने के लिए ये सिस्टम लाया गया था। ठीक है, तो हमें इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखी है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में। आप वहां जाके अगर आपको समझना है तो आप वहां पे समझ लेना, अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि जो चैप्टर है इसकी शुरुआत कर लेते हैं। क्या इसका इंट्रोडक्शन है इसको पहले देखेंगे, फिर बाद में हम इस पे चैप्टर को देखेंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद का काल, लगभग 1500 वर्षों तक की समझ, यानी कि देखिए क्या है कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, और आपने ये भी देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था, लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में अगले लगभग 1500 वर्षों के दौरान कई महत्वपूर्ण विकास हुए। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता हो चुकी है खत्म, उसका हो गया पतन। उसके बाद के 1500 सालों का इतिहास जो है, यानी 1500 वर्षों का इतिहास जो है वो हमको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। आप सोचो 1500 वर्षों का इतिहास आपको मात्र एक चैप्टर में पढ़ना है, तो कैसे पढ़ा जाएगा? ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब शॉर्टकट में आपको ये चैप्टर दे रखा है, अगर आपको डिटेल में जाओगे तो कई बुकें बन जाएंगी इस पे, लेकिन हम इस चैप्टर को अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हो जाती है उसके बाद 1500 वर्षों तक क्या क्या हुआ उसको हमको इस चैप्टर के अंतर्गत देखना है। ठीक है, तो देखेंगे इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होती है। हड़प्पा युग जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो खत्म हो जाती है, उसके बाद एक वैदिक सभ्यता आती है। ठीक है, जिसको वैदिक युग के शुरुआत के रूप में हम जानते हैं। फिर इस समय में कुछ कृषि और बस्तियों का उदय होता है, यानी कृषि भी होती है और कृषक बस्तियों का भी उदय हो जाता है। ठीक है, फिर एक चरवाहा समुदाय भी सामने आता है, जो कि क्या करता था, जानवरों को, पशुओं को चराता था और पशुओं को चराकर अपना जीवन जो है उसका निर्वाह करता था। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वैदिक युग की, जिसको हम वैदिक काल के रूप में जानते हैं। वैदिक काल को अगर हम देखें तो उसको हम दो हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं, एक है ऋग वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है वो शुरुआत का काल होता है, ठीक है। उसमें क्या था, ऋग्वेद की रचना की गई थी। उसके बाद के काल में यानी जो उत्तर वैदिक काल थे उसमें अन्य वेदों की रचना की गई थी, ठीक है। तो ये वैदिक युग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैदिक युग के बारे में हमको बहुत थोड़ा सा ही पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर में डिटेल में नहीं दिया, हमको डिटेल में जाना भी नहीं है। तो समझते हैं, देखिए वैदिक युग की शुरुआत को समझते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय प्राचीन इतिहास में जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं यानी कि प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, तो इसमें सिंधु नदी जो थी इसकी उपनदियों के किनारे नई सभ्यता उभरी थी, जिसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हड़प्पा खत्म हो चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता खत्म हो चुकी है, लेकिन सिंधु नदी थोड़ी खत्म हो जाएगी। सिंधु नदी तो तब भी थी और अब भी है। तो सिंधु नदी के किनारे कुछ अन्य सभ्यताएं बसने लगी थी, जिसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है और याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस समय में क्या था, वैदिक काल को हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, एक है ऋग वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में क्या हुआ था, ऋग्वेद की रचना हुई थी और बाद के वेद जो है वो उत्तर वैदिक काल में रचे गए थे, ठीक है। ये हमने समझ लिया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कृषि और बस्तियों का उदय। कुछ कृषक बस्तियों का उदय होता है इस समय में। तो क्या हुआ था कि कृषि जो थी कई क्षेत्रों में फैल चुकी थी इस समय, ठीक है। अगर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में, तो आपको वहां पे कृषि बस्तियां देखने को मिलेगी, वहां पे खेती देखने को मिलेगी। दक्कन की साइड जाओगे तो दक्कन के पठार और वहां के क्षेत्र में भी आपको कुछ कृषक बस्तियां देखने को मिलेगी। साउथ में जाते हो तो आपको कर्नाटका, ठीक है, सुवर्णगिरी, अगर आपने आगे पढ़ोगे, आप इसी चैप्टर में है सुवर्णगिरी के बारे में, तब आप पढ़ोगे तो यहां पे भी क्या था, आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से यहां पर भी कृषक बस्तियां जो थी वो बस गई थी, ठीक है। लोग स्थायी गांव में बसने लगे और नियमित रूप से फसलें उगाने लगे थे, यानी कि लोग क्या थे, परमानेंट एक जगह बसने लगे थे, ठीक है। एक जगह परमानेंट बस जाते थे, वहां पे रहते थे, वहां पे अपने खेत बनाते थे, वहां पे खेती करते थे, ठीक है, नियमित रूप से खेती करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इससे आपको ये पता लगेगा कि अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो यहाँ पे उगाई जाने लगी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है चरवाहा समुदाय, ठीक है। तो इस समय में अगर आप देखोगे तो दक्कन साइड में या फिर जो दक्षिण भारत है, जो साउथ है, अगर आप मैप में देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है, ठीक है। ये जो साउथ है और दक्कन यहाँ पे जो आ जाता है, इस हिस्से में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चरवाहा बस्तियां आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चरवाहा बस्तियां यानी कि यहाँ पे चरवाहे लोग रहते थे, जो जानवरों को पालते थे, अपने पशुओं को चराते थे, उनके साथ रहते थे, तंबू वगैरह गाड़ के रहते थे, ठीक है, तंबू वगैरह बनाते थे, उसी में रहा करते थे, जानवरों को चराने ले जाते थे। तो ये सब आपको देखने को मिलता है। फिर एक और पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ये भी आपको समझना है। एनसीईआरटी में सारे दे रखे हैं लेकिन आपको पैराग्राफ में दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट में बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको देखकर आप नोट्स बना सकते हो, बाद में एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपको सब कुछ इजी लगेगा, आसान लगेगा। फोर्थ पॉइंट है अंतिम संस्कार के नए तरीके। देखो, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, यानी कि उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो इस समय में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा था, यानी कि कुछ नए तरीके देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं, समझते हैं क्या था। ईसा पूर्व जो प्रथम सहस्त्राब्दी थी उसके दौरान जो मध्य और दक्षिण भारत था, ठीक है, याद रखना, मध्य भारत और दक्षिण भारत, यहाँ पे जो शव होती है, शव मतलब लाश जो होती है, उसके अंतिम संस्कार के नए तरीके सामने आए हैं। वो नए तरीके क्या थे, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले, यानी कि यहाँ पे महापाषाण नाम के बड़े बड़े पत्थर मिले। पाषाण का मतलब यहाँ पे पत्थर से है और महा मतलब बहुत बड़ा, विशाल, यानी बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ पत्थरों के सबूत मिले हैं। कई स्थानों पर यह पाया गया कि शव जो होते हैं, यानी जो लाश होती है, मृतक का शरीर होता है, शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण और हथियारों को भी दफनाया जाता था, ठीक है। देखिए, इस समय में जो कब्रें मिल रही थी ना, कब्रों में बहुत बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा था, जिसको महापाषाण कहा जाता था। और यहाँ पे आपको लास्ट चैप्टर में याद करो, हमने चैप्टर 1 में एक चीज पढ़ी थी कि जो हड़प्पा सभ्यता में लोग जब अपने शवों को दफनाते थे तो उसके साथ कुछ बर्तन रख देते थे, कुछ आभूषण रख देते थे, आपको याद आ रहा होगा, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी दिखा। यहाँ पे क्या करते थे लोग, लोहे के बने हुए उपकरण, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लोहे के बारे में तो ये वैदिक सभ्यता वाले लोग जानते हैं। तो इस समय में क्या था, ये लोग लोहे के बने हुए जो उपकरण थे इसको उसमें दफना देते थे, हथियारों को भी दफना देते थे। अब हथियार क्या सोच के दफनाते थे, आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं।
तो यहां तक हमारा जो था इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको इतने में समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पहले टॉपिक की, प्रिंसेप और पियदस्सी। अब ये प्रिंसेप और पियदस्सी क्या है भाई, इसको समझना है अपने को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो अंग्रेजों की जो कंपनी थी, उसका एक अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप, इसको शॉर्ट में आप जेपी करके याद कर सकते हो, याद रहेगा आपको। तो ये जो प्रिंसेप था ना, इसने क्या किया था 1830 के दशक में। अब यहाँ पे 1830 के दशक की बात हो रही है, दशक का मतलब 10 साल, ठीक है। 1830 के दशक का मतलब क्या होता है, 1830 से लेके 1840 तक, ठीक है। ये 10 साल की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसने क्या किया था 1830 के दशक में, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया था, ठीक है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो थी, ज्यादातर अभिलेख जो थे उस समय में इसी लिपि में लिखे पाए गए थे। इसने क्या करा, उसको बहुत गहराई से उसका अध्ययन किया और उसका मीनिंग निकाल लिया, उसका अर्थ निकाल लिया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। आगे चलते हैं। जो शुरुआत के जो अभिलेख पाए गए हैं, ठीक है, या जो भी सिक्के पाए गए हैं, वो इन्हीं लिपियों का उसमें उपयोग था। यानी जो शुरुआत के जो भी सिक्के मिले हैं, कॉइन मिले हैं, या जो भी आपको अभिलेख मिलते हैं, उसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का ही मतलब इन्हीं लिपियों में लिखा गया होता था, ठीक है। और इसने जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, उस लिपि का जो था अर्थ निकाल लिया था, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने ये पता लगा लिया कि ज्यादातर जो अभिलेख हैं या जो सिक्के मिले हैं उसको पियदस्सी लिखा जाता है, ठीक है। उस पर पियदस्सी लिखा हुआ था। अब ये अभिलेख, सिक्के तो आप सभी जानते हैं, सिक्के में तो आपको किसी को कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ये अभिलेख क्या होता है भाई, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। देखो, अभिलेख क्या होता है, पत्थर के ऊपर खुदाई करके नुकीली चीज से लिख देना, किसी धातु पे खुदाई करके उकेर देना, लिख देना, वो अभिलेख कहलाता था, ठीक है। तो अभिलेख और सिक्के जो थे उस पे एक चीज लिखी हुई थी, सब पे वो लिखा था पियदस्सी। अब प्रिंसेप ने खोज लिया कि सब जगह पे पियदस्सी लिखा है। अब ये पियदस्सी का क्या मतलब है भाई, इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, पियदस्सी का मतलब होता है मनोहर मुख आकृति वाला राजा। मनोहर मतलब जो अट्रैक्टिव हो, जो सुंदर हो, जो बहुत अच्छा हो, यानी बहुत ही अच्छी चीज की शक्ल हो, खूबसूरत, हैंडसम, जो भी आप कहना चाहो। तो उसमें लिखा था, ठीक है, पियदस्सी लिखा था। पियदस्सी का मतलब होता है कि मनोहर मुख आकृति वाला राजा, यानी एक ऐसा राजा है जिसका जो मुख है, जो चेहरा है, वो बहुत ही मनोहर है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही सुंदर है, ठीक है। तो ये इसका मतलब निकलता है। अब बात करते हैं आगे। कुछ अभिलेख जो हैं उसमें राजा का नाम अशोक भी लिखा मिला है, ठीक है। यानी कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक लिखा मिला है। अब अशोक जो है वो कौन सा राजा था, मौर्य साम्राज्य से ही था अशोक, ठीक है। तो देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक था। यानी मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, उस साम्राज्य का सबसे जो फेमस राजा था वो कौन था, अशोक था, ठीक है। ये हमको यहाँ से पता लगता है, कुछ अभिलेखों में ऐसा लिखा मिला है। अभिलेख कुछ इस तरीके से होते हैं, ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर देखो आप ध्यान से देखो कैसे खोद कर उसमें नुकीली चीज से उसको खुदाई करके उस पर लिखा गया है, यानी इसको उकेरना बोला जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अभिलेख क्या होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, दो नंबर में आता है ये क्वेश्चन। तो अभिलेख क्या होता है, पत्थर पर या किसी धातु पे या किसी मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए जो लेख होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। अभिलेखों के अध्ययन को हम अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आए कि अभिलेख शास्त्र से क्या अभिप्राय है, तो आप बता देना कि अभिलेखों का जो अध्ययन होता है, अभिलेखों को जो पढ़ा जाता है, उसी को हम अभिलेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ये देखो, ये भी आपके सामने इमेज है, एक बड़ा सा पत्थर है, सिल कहा जाता था इसको, ठीक है। इस सिल पे क्या कर रखा है, इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए एक बार किस तरीके से इसको उकेर रखा है। जो भी व्यक्ति अभिलेखों को बनवाते थे, ठीक है, उन लोगों की जो उपलब्धियां होती थी, जो भी उन्होंने अपने जीवन में बेहतर करा है, ठीक है, वो सारी उनकी उपलब्धियां, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा उनके विचारों को लिखा जाता था। ज्यादातर जो अभिलेख होते थे वो राजा लिखवाते थे। ज्यादातर अभिलेख कौन लिखवाते थे, राजा लिखवाते थे। और राजा ने अपने जीवन में जो उपलब्धियां प्राप्त करी, यानी मान लो कोई युद्ध लड़ा और उस युद्ध को जीत गया, या कोई अच्छा काम करा, कोई मंदिर बनवा दिया, कोई बहुत बड़ा काम करा, तो इस तरीके की जो राजा की उपलब्धियां होती थी, या फिर उसके द्वारा करवाए जाने वाले जो काम होते थे, या उसके जो विचार होते थे, उसको क्या किया जाता था, अभिलेखों पे लिखा जाता था, ठीक है।
अधिकतर अभिलेख जो है उसमें राजा के क्रियाकलाप यानी राजा के जो काम है उसका युद्ध हो गया, या मान लो राजा का शासन करने का तरीका हो गया, या राजा के द्वारा लाई गई कोई नई स्कीम हो गई, ठीक है, जो भी कोई नीति पॉलिसी बनाई गई है, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की जाती थी। राजा के विजय अभियान की बात की जाती थी, या फिर मान लो राजा ने किसी धार्मिक संस्था को दान दे दिया हो, जमीन दान में दे दी हो, या फिर कुछ अन्य चीज़ दान में दी हो, तो उसके बारे में अभिलेखों में लिखा जाता था। ठीक है, कुछ अभिलेख में इनके निर्माण की तारीख भी मिली, यानी कि जब अभिलेख बनाए गए हैं, जब अभिलेख लिखे गए हैं, तो उसकी जो डेट होती थी, डेट भी कुछ अभिलेखों में मिल गई है। तो उस डेट से क्या पता लगता है? उस डेट से ये पता लग जाता है कि ये अभिलेख इस तारीख का है। ठीक है, एक तो ये फायदा हो जाता है। फिर क्या है कि जो प्राचीनतम अभिलेख थे, जो बहुत पुराने अभिलेख थे, वो प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। ठीक है, ज्यादातर जो पुराने जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, देखिए अब जैसे आज के समय में हम हिंदी भाषा बोलते हैं, मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूं, आप हिंदी में पढ़ते हो, इसको हम आधुनिक हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी एकदम से कहीं से आ नहीं गई, ये संस्कृत से निकली है। तो पहले क्या होता था? पहले होती थी वैदिक संस्कृत। ठीक है, अब सोचिए कैसे हम हिंदी तक पहुंचे, ये समझिए। वैदिक काल में वैदिक संस्कृत होती थी, उसके बाद आती है लौकिक संस्कृत, जब पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाया था, उसके बाद लौकिक संस्कृत आती है, फिर आती है पाली, ठीक है, फिर आती है प्राकृत, फिर आती है अपभ्रंश, और फिर आती है हिंदी, जो जिसे हम आधुनिक हिंदी कहते हैं। यानी कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट भी कहा जाता है, उसके बाद आती है हिंदी। यानी जो प्राचीनतम अभिलेख मिले हैं ना हमको, वो प्राकृत भाषा में मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, प्राकृत भाषा में मिले हैं। और ब्राह्मी और खरोष्ठी जो थी वो लिपि थी, वो भाषा नहीं थी। भाषा और लिपि में भी अंतर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैंने हिंदी में लिखी हुई है, तो भाषा तो ये हिंदी है, लेकिन लिपि ये देवनागरी है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये भी अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि आप 12th में आ रहे हो तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राकृत भाषा जो थी ना, आम जनता की भाषा थी, क्योंकि जो आम आदमी थे, जो लोकल लोग थे वहां पे, वो प्राकृत भाषा बोलते थे। इसीलिए जो अभिलेख लिखवाए जाते थे वो भी आम लोगों की भाषा में लिखवाए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा तमिल, साउथ में जाओगे तो आपको तमिल भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में और अन्य भाषाओं के शब्द भी अभिलेखों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अभिलेख। अब बात करते हैं प्रारंभिक राज्य। यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना। तो प्रारंभिक राज्यों के बारे में बात करते हैं, उस समय के जो प्रारंभिक राज्य थे, डिटेल से इसको समझते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व है, इसको एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों माना जाता है। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि इस समय में नए नए राज्यों का उदय हो रहा था। ठीक है, गंगा और सिंधु घाटी के किनारे नए नए नगरों का विकास हो रहा था, कई सारे नगरों का उदय हुआ, राज्यों का उदय हुआ, नगर बन रहे थे यानी शहर बन रहे थे, डेवलप हो रहे थे। लोहे का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा था। सिक्कों का विकास भी इसी काल में देखने को मिलता है। फिर बौद्ध और जैन जो दार्शनिक थे, जो फिलोसफर थे, इनकी विचारधाराओं का विकास भी आपको इसी काल में देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आरंभिक भारतीय इतिहास में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है, उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप ये सारी बातें यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, फिर आरंभिक जो ग्रंथ थे उसमें महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये महाजनपद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मैप में आता है। ठीक है, आपके पेपर में मैप आता है और मैप में महाजनपद आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये 16 महाजनपद जो हैं उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम जनपद को समझते हैं। जनपद मतलब जहां, जन मतलब जनता, पद का मतलब उनका पैर होता है। ठीक है, यानी जहां पर लोग आकर बस जाएं, ऐसे क्षेत्र को, ऐसे जो क्षेत्र है, जो लोगों का जो निवास स्थान है, इसको हम जनपद कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पे लोग आते हैं, वहां पे बस जाते हैं, वहां पे रहना शुरू कर देते हैं, तो ये जनपद कहलाता है। तो जनपद में लोग रहा करते थे। ठीक है, फिर यही जनपद बाद में जाके और ज्यादा डेवलप होते हैं, तो ये महाजनपद बन जाते हैं। महाजनपद को समझते हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले
कई जनपद जो थे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे, इतने महत्वपूर्ण हो गए थे कि इनको महाजनपद कहा जाने लगा था। ठीक है, आरंभिक जो ग्रंथ है, जो शुरुआत के जो ग्रंथ है, इसमें महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 16 महत्वपूर्ण महाजनपद हैं जिसका उल्लेख जो है वो प्राचीन ग्रंथों में आपको मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में भी मिलेगा आपको। किस किस में मिलेगा? बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथ में भी आपको मिलेगा। फिर मगध हो गया, गांधार हो गया, वज्जी हो गया, कौशल हो गया, कुरु, पांचाल, अवंती, ये कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद है। इनके नाम आपने पहले से भी पढ़े होंगे। ये आपसे पेपर में मैप में पूछे जाएंगे। ठीक है, कि मैप में वज्जी कहाँ पर है, कौशल कहाँ पे है, पांचाल कहाँ पे है, मगध कहाँ पे है। और मगध तो सबसे ज़्यादा फेमस था, मगध से तो क्वेश्चन आता ही आता है आपके पेपर में। ठीक है, तो एक बार वापस से मैप को देखिए। ये पुराना मैप है, प्राचीन मैप है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे सारे कुरु हो गया, पांचाल हो गया, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे मगध भी दिखेगा, राजगीर भी दिखेगा, वैशाली वगैरह, ये सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अधिकांश महाजनपद, ज्यादातर जो महाजनपद होते थे वहां पे किसका शासन होता था? राजा का शासन होता था। ठीक है, लेकिन गण और संघ, ये दो नाम याद रखना, गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था। यानी ज्यादातर जो महाजनपद होते थे उस पे राजाओं का शासन होता था, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते थे जिनको गण या संघ कहा जाता था। यहाँ पे क्या होता था? कई सारे लोगों का समूह शासन करता था, यानी कि ग्रुप शासन करता था। भगवान महावीर हो गए या भगवान बुद्ध हो गए, ये भी इन्हीं गण और संघ से ही, गणों से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जो महाजनपद थे उनकी एक राजधानी होती थी। इन राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी। क्यों? क्योंकि जो महाजनपद हैं उनकी राजधानी को सेव करने के लिए, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वहां पे उसको किलेबंद कर दिया जाता था। किलेबंद राजधानी का रख रखाव जो है, ठीक है, सेना और जो नौकरशाह होते थे, यानी इनकी जो सेना होती थी और जो इनके ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जो इनके नौकरशाह, इनके अधिकारी कर्मचारी लोग होते थे, इनके द्वारा इस पे क्या किया जाता था? शासन किया जाता था। ठीक है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो ब्राह्मण थे, ठीक है, उन्होंने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक जो ग्रंथ थे उसकी रचना कब शुरू करी थी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हुई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शासक जो है, शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था। यानी कि जो शासक हैं, और शासक को तो वो नियम मानने ही है, यानी जो राजा है उसको तो वो रूल्स फॉलो ही करने हैं, लेकिन उसके अलावा अन्य जो लोग हैं, अन्य जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं या जो भी होंगे, उन सभी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो सब क्या करेंगे? इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, जो राजा होते थे, शासक होते थे, उनका काम होता था किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से टैक्स लेना, ठीक है, कर लेना और भेंट वसूलना, ये इनका मेन काम माना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस काल में संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय जो था वो पड़ोसी राज्यों पे आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। उस समय में संपत्ति कैसे इकट्ठा की जाती थी कि किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण कर दो, उसका जो धन है उसको लूट लो। ठीक है, धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। यानी कि धीरे धीरे कुछ राज्य ऐसे थे जिसने अपनी परमानेंट सेना स्थापित कर ली और अपना एक नौकरशाही मतलब जो बहुत सारे अधिकारी लोग होते हैं उनका तंत्र स्थापित कर लिया। बाकी जो राज्य थे अब भी सहायक सेना पर निर्भर होते थे, जिन्हें कृषक वर्ग के द्वारा कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। ठीक है, यानी कि अन्य जो राज्य थे यहाँ पे टेम्परेरी सेना होती थी, उसी पे निर्भर होते थे। टेम्परेरी सेना जो किसानों से ही सैनिक बना दिए जाते थे, कुछ इस प्रकार से, जरूरत पड़े तो किसानों को बुलाओ, सेना में लगा दो, इस तरीके से काम चलाया जाता था। 16 महाजनपद और उसमें सबसे पहले नंबर पे मगध। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मैप है, मैप में ये बिहार है और बिहार में है मगध। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 16 महाजनपद का यहाँ पे हमने नाम पढ़ा है, लेकिन मगध जो था सबसे इंपॉर्टेंट था और मगध से आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक, तो चलिए मगध को समझते हैं, मगध से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बिहार में है मगध, ये तो आपको वैसे ही याद रहने वाला है। मगध जो है वो 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन चुका था। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मगध जो है इतना शक्तिशाली क्यों बन गया था, इसके पीछे क्या कारण थे? तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण थे। जैसे कि यहाँ की जो भूमि थी, मगध की जो भूमि थी
बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, ठीक है, बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि थी इनकी, जिससे अच्छी फसल होती थी, ठीक है। अब भूमि उपजाऊ है तो जाहिर सी बात है फसल बहुत अच्छी होती थी, इसकी वजह से क्या था, ये डेवलप था। फिर यहाँ पे लोहे की खदानें उपलब्ध थी। अब लोहे की खदान उपलब्ध थी तो इससे लोहे के औजार वगैरह भी यहाँ पे बन जाते थे, लोहे के हथियार बनाना आसान था, इसलिए ये बहुत ज्यादा डेवलप था, ठीक है। आगे देखते हैं। जंगल यहाँ पे होते थे बहुत, और जंगलों में होते थे हाथी। अब हाथी अगर जंगल में होंगे तो कहीं ना कहीं सेना में उस समय हाथियों को रखा जाता था, ठीक है। तो सेना में हाथियों की आवश्यकता होती थी। अब सेना में हाथियों की आवश्यकता होती थी तो वो आवश्यकता यहाँ से पूरी हो जाती थी, तो इसलिए भी मगध जो था बहुत ज़्यादा डेवलप था। फिर गंगा और इसकी जो उपनदियाँ थी, यहाँ से आने जाने का क्या था, रास्ता आसानी से मिल जाता था। जैसे मान लो मेन गंगा नदी है या उससे जुड़ी हुई कुछ उपनदी है तो यहाँ से क्या है, ट्रैवल हो सकता था, तो आना जाना यहाँ पे सस्ता पड़ता था। और मगध जो है प्राकृतिक रूप से भी सुरक्षित था, तो इसलिए मगध जो है बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। और ये डेवलप क्यों हुआ, यही आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और आगे देखो, फिर एक सबसे बड़ा पॉइंट है, मगध में ना जो शासक रहे हैं, जिन्होंने वहां पे शासन किया है, वो योग्य थे, यानी कि बिल्कुल बढ़िया शासक थे, शक्तिशाली शासक थे, यानी कि ताकतवर थे। जैसे बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, महापद्मनंद हो गया, इन शासकों की जो अच्छी नीतियां थी, इसके कारण भी मगध जो था बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, ठीक है। प्रारंभ में ये पूछा जाता है पेपर में, याद रखना, ध्यान से समझो इस लाइन को। प्रारंभ में राजगाह, इसको राजगृह भी कहा जाता है, ठीक है। राजगाह जो था वो मगध की राजधानी होती थी, यानी मगध की जो पुरानी राजधानी है सबसे पहले वो क्या होती थी, राजगाह होती थी। लेकिन बाद में इस राजधानी को बदल दिया गया था, नई राजधानी क्या बन गई थी, पाटलिपुत्र बन गई थी, ठीक है। लेकिन चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी जो राजधानी थी वो बदल दी गई थी, और नई राजधानी जो बनाई गई थी वो पाटलिपुत्र थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आपको याद करके जाना है। मौर्य साम्राज्य जो था, इसका जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उसने नंद वंश के जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराकर, उसको पराजित करके अपना साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य स्थापित कैसे किया था, चाणक्य की सहायता से, यानी उनके जो गुरु थे वो चाणक्य थे, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर यानी पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो चाणक्य थे, इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, इसकी मदद करी थी, ठीक है। और चाणक्य को आप सभी जानते हैं, आपने चाणक्य नीति भी पढ़ा होगा, चाणक्य को आप सभी सीरियल वगैरह में देख ही चुके होंगे। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र बुक से आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स की याद आ जाती है, ठीक है। जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स होगी उनको लगता होगा यार ये तो अर्थशास्त्र लिखा है यानी कि इकोनॉमिक्स लिखी होगी, लेकिन ये इकोनॉमिक्स नहीं है। अर्थशास्त्र एक ऐसी बुक है जो चाणक्य ने लिखी है, इसमें राजनीति सिद्धांत की बातें हैं, राजनीति की बातें हैं, कूटनीति की बातें हैं, राजनीतिक सिद्धांत हैं, अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए, पॉलिसी कैसे धारी जाए, ठीक है, इस तरीके की बातें, यानी राजनीति से रिलेटेड बातें हैं अर्थशास्त्र बुक में, ठीक है। मौर्य शासन जो था पश्चिमोत्तर में, पश्चिम की तरफ देखें तो अफगानिस्तान में भी फैला हुआ था, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है। तो आप एक बार मैप देखिए, पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान है, ठीक है, बलूचिस्तान तक, और ऊपर आओगे अफगानिस्तान तक, यानी इस तरीके से मौर्य साम्राज्य जो था ये फैला हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत, अब पेपर में क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक है, पूछा जाता है कि बताइए मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी वो सोर्स क्या है, वो स्रोत क्या कौन से हैं जिससे हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो स्रोत जो है उसमें आ जाता है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, दोनों प्रकार के स्रोत हैं जिससे हमको जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में जो भी लिखा हुआ मिला है, जो भी लिखा हुआ, चाहे वो कोई भी लिटरेचर हो, वो सब आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें आपका ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ आ जाएंगे, बौद्धों के द्वारा लिखे गए बौद्ध साहित्य, जैनों के द्वारा लिखे गए जैन साहित्य, चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, ठीक है। फिर मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका, या जो पुराने हमारे पुराण मिले हैं, मुद्रा राक्षस, ये सारे वो साहित्य है, लिटरेचर है जिससे हमको जो ये मौर्य साम्राज्य इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीजें हमको मिली है, तो इसमें कुछ हमें मिले हैं भवन,
यानी कुछ घर, कुछ बिल्डिंग्स, इससे जानकारी मिलती है। कुछ पुरानी इमारतें मिली हैं, ठीक है, कुछ पुरानी इमारतें मिली हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। कुछ स्तूप मिले हैं जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। कुछ गुफाएं हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए, टूटे फूटे अभिलेख हो गए, मूर्ति कला हो गई, इन सब चीज़ों से हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हम मौर्य साम्राज्य के बारे में कैसे जानते हैं, या फिर हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्व बता सकते हो, आर्कियोलॉजी में अभी हमने क्या पढ़ा था, इमारतें मिली हैं, मूर्ति मिली है, औजार मिले हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जब खुदाई की गई तो कुछ अभिलेख टूटे फूटे मिले हैं। तो इससे आप बता सकते हो कि ये सारी चीजें मिली है जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरा मेगस्थनीज जो है एक बाहर से आया हुआ एक यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने भारत को देखा और भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। अब ये जो इंडिका पुस्तक आप इसके हाथ में देख रहे हो, इस इंडिका पुस्तक में उस समय का जो मौर्य साम्राज्य था उसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चाणक्य ने लिखी थी। अब चाणक्य यानी कि जो कौटिल्य हैं, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक बुक लिखी थी जो कि एक राजनीतिक और आर्थिक मार्गदर्शिका थी। यानी इसमें राजनीति से रिलेटेड बातें हैं, अर्थव्यवस्था को कैसे अच्छे से चलाया जाता है, ये भी बातें हैं। ठीक है, चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त के सलाहकार थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उनके गुरु भी थे, उनके सलाहकार भी थे। फिर लिटरेचर की बात करें तो उसमें बौद्ध साहित्य हो जाएगा, जैन साहित्य हो जाएगा, संस्कृत साहित्य हो जाएगा, पुराण हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे साहित्य मिलके हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल में हमको जानकारी देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अशोक के अभिलेख, क्योंकि अशोक जो था वो भी तो मौर्य साम्राज्य का ही था ना, और अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। तो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, इस अभिलेख से भी हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखिए अशोक के अभिलेख यानी विभिन्न क्षेत्रों में चट्टानों पर और स्तंभों पर खुदवाकर इसने जो संदेश लिखवाए थे अशोक ने, उससे भी हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब अगला पॉइंट है कि अशोक के अभिलेख जो है इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो देखिए अशोक जो है वो भारतीय इतिहास में पहले शासक थे जिन्होंने जनता के लिए अपने संदेश पत्थरों पर लिखवाए थे। तो ये पहला ऐसा शासक था जिसने जनता के लिए पॉलिश किए हुए पत्थर पे गुदवा कर लिखवाया था। ठीक है, और ये प्राकृतिक चट्टानों पर लिखवाए गए थे, चमकदार जो पत्थर के स्तंभ होते थे, ठीक है, खंबे होते थे, उस पे लिखवाया जाता था। अशोक का धम्म, यहां से मैं आपको बता दूं, यहां से आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अशोक के प्रशासन में कुछ नियम स्थापित किया जिसको अशोक का धम्म कहा जाता है। अब यहाँ पे बच्चों को धम्म सुन के अजीब लगेगा, धम्म, या उनको लगेगा धर्म। ठीक है, धम्म का मतलब, ठीक है, तो उसको धर्म नहीं समझना। अशोक का धम्म मतलब कुछ नियम थे जिसको अशोक कहता था कि आप इस नियमों को फॉलो कीजिए। ठीक है, इसके अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन जो है इस संसार में तथा इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। कहने का मतलब है अगर आप धम्म का पालन करोगे, धम्म के नियमों का पालन करोगे, तो आपका जीवन इस संसार में भी अच्छा रहेगा, आपके आगे के संसार में भी अच्छा रहेगा। ठीक है, कर्म पे विश्वास करते थे, अच्छे कर्म करने की यहाँ पे बातें की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्या क्या है। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म का प्रचार करवाना था, तो उसके लिए महामात नाम के जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति करी। ये आप बिल्कुल रट लो, पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि महामात नाम के अधिकारी जो थे उसकी नियुक्ति किसने की थी और क्यों की थी। तो अशोक ने करी थी। क्यों करवाई थी भाई, धम्म का प्रचार करवाने के लिए। ठीक है, अब आपने सोचा होगा यार धम्म बता दिया, ये धम्म होता क्या है, इसके बारे में भी बताओ। तो धम्म की विशेषता देखो धम्म में बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। आपको स्कूल में नैतिक शिक्षा दी जाती है ना कि हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें, वही बातें इसमें। जैसे कि देखो अशोक का जो धम्म है, इसकी विशेषता यह है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जो बड़े हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, अच्छी बातें हैं। आगे देखो, अपने से छोटों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। जो हमसे छोटे हैं हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। विद्वानों ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति की नीति अपनानी चाहिए। ठीक है, जो विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, हमें उनके प्रति सहानुभूति की नीति अपनानी है। अहिंसा का संदेश देता है। ठीक है, धम्म जो है अहिंसा का संदेश देता है, अहिंसा की बात करता है। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जो भी धर्म है सभी को बराबर मानना, सभी का सम्मान करना। दासों और सेवकों के प्रति दयावान होना। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं धम्म के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो अशोक के धम्म की क्या विशेषता है आप पीछे स्लाइड पे देख रहे हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, अशोक वो पहला सम्राट था
जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश जो थे वो प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए हुए जो स्तंभ थे इस पे लिखवाए थे। जो नेचुरल जो पत्थर होते थे, चट्टानों से मिलते थे, उन पत्थरों पे इसने लिखवाया, और जो पॉलिश करके जो स्तंभ बनाए जाते थे, खंबे बनाए जाते थे, पत्थरों के खंबे, उस पे इन्होंने लिखवाया। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार करा। ठीक है, जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं हमको, उसमें भी धम्म की बातें। धम्म क्या था, अभी मैंने आपको ये सारे पॉइंट बताए, ये सारी बातें धम्म के अंदर थी। इसी का प्रचार उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से भी किया था। अगला टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, यानी जो मौर्य साम्राज्य था उसमें प्रशासन कैसे चलता था। ठीक है, क्या सिस्टम था उसको देखने वाले हैं डिटेल में, तो ध्यान से देखिए। देखिए, मौर्य साम्राज्य जो है ये याद रखना कि इसमें 5 प्रमुख इसके केंद्र होते थे। ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र होते थे। इसमें से एक तो हो गई राजधानी। ठीक है, आप राजधानी को अगर अलग कर लो तो इस एक तो हो गई राजधानी, इसके अलावा 4 और केंद्र थे जो कि प्रांतीय केंद्र होते थे। ठीक है, यानी कि राज्यों की तरह बटे हुए थे। यहाँ से प्रशासन जो है चलता था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो है ना बहुत बड़ा था। ठीक है, क्षेत्रफल में बहुत बड़ा था, इसलिए इसका प्रशासन जो था वो अलग अलग जगह से चलता था। सबसे पहले बात करते हैं इनकी राजधानी की, जो कि पाटलिपुत्र थी, जिसको आज के समय में हम पटना कहते हैं। ठीक है, पटना। फिर 4 इसके प्रांतीय केंद्र होते थे, जिसमें तक्षशिला आ जाता है, उज्जैनी आ जाता है, तोसली आ जाता है और सुवर्णगिरी आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 इसके प्रांतीय केंद्र थे जो कि इसके प्रशासन यहीं से चलता था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों आपको याद रखने हैं। अशोक के जो अभिलेख है ना, अशोक के अभिलेखों के अनुसार पाकिस्तान का जो पश्चिमोत्तर से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण मिले हैं। ठीक है, चाहे आप पाकिस्तान की तरफ जाओ या आप आंध्र प्रदेश जाओ, उड़ीसा जाओ, उत्तराखंड जाओ, जहां तक मौर्य साम्राज्य आपको दिखेगा सभी जगह आपको एक जैसे ही संदेश मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये पता लगता है कि किस किस क्षेत्र तक ये साम्राज्य जो फैला था। ठीक है, फिर तक्षशिला और उज्जैन जो है दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पे स्थित थे। अब ये लाइन आपको याद रखना है, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा व्यापार मार्ग पर स्थित था, यानी कि ट्रेड जहां से होता था वहां पे स्थित था। ऑप्शन में आपको दे देंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना, ऑप्शन में आपको अलग अलग क्षेत्र दे देंगे। अगर आप इसको याद रखोगे तो आप आराम से इसको कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर्णगिरी, जिसको सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो स्वर्णगिरी है ये कर्नाटका में है, यानी कि साउथ में है, दक्षिण में है। यहाँ सोने की खदानें होती थी। ठीक है, साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन और नदी दोनों मार्गों से आना जाना बना रहता था। तो यातायात के लिए आपको याद रखना है कि यातायात जो होता था वो दोनों जगह से होता था। ठीक है, यानी कि नदी मार्ग से नाव के जरिए भी आते जाते थे लोग, और जमीन के जरिए रास्तों से, सड़कों से तो लोग आते जाते ही थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि राजधानी से प्रांत तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा, क्योंकि देखो आज की तरह एरोप्लेन नहीं होते थे उस टाइम पे। ठीक है, आज की तरह तेज चलने वाली गाड़ियां नहीं होती थी, तो इसलिए वहां पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने तक, या फिर राजधानी से मान लो उसके प्रांतों तक जाने में काफ़ी दिनों तक का समय व्यतीत हो जाता था। ठीक है, ऐसे में जो यात्री होते थे उनके विश्राम और खान पान की पूरी व्यवस्था की गई होगी, क्योंकि यात्री हैं जो मान लो कोई राजधानी से जा रहा है दूसरे प्रांत तक और टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो सोचो वो कैसे रहेगा, कहीं ना कहीं उसको ठहरना पड़ेगा। तो उसके विश्राम के लिए अवेलेबल था सब कुछ। खान पान यानी उसको भूख भी लगेगी, खाएगा पिएगा भी, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई थी। और फिर उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती थी। ठीक है, यानी जो साम्राज्य में जो प्रशासन होता था वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेता था, और सेना के जरिए, ठीक है, प्रशासन क्या करता था, सेना के जरिए उनको सुरक्षा दिलवाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेना। अब सेना देखो, सेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो था काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, और ऐसे में इनके पास एक मजबूत सेना तो होगी ही, जाहिर सी बात है। इनके पास ना हर तरह के सैनिक थे। पैदल सैनिक भी देखोगे तो इनके पास पैदल सैनिक भी थे, अश्वारोही यानी कि जो घोड़े से युद्ध में लड़ते थे तो ऐसे भी थे इनके पास। ठीक है, रथरोही हो गए, और हाथी पे बैठकर युद्ध करने वाले जो इनके जो सैनिक हैं ये भी इनके पास अवेलेबल थे। ठीक है, तो यानी इनके पास हर तरह की सेना अवेलेबल थी।
तो अब बात करते हैं मेगास्थनीज ने जो लिखी है इंडिका, मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, उसके अनुसार अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि जो सैनिक गतिविधि है, ठीक है, यानी जो सैनिक गतिविधि है इसके लिए एक समिति होती थी और 6 उप समिति होती थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यानी एक समिति बनाई गई थी और 6 उप समिति बनाई गई थी जो कि सैनिक गतिविधियों की देखरेख करते थे, ठीक है। और इनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, बहुत ही विशाल सेना थी। अब देखो इनकी जो 6 समितियां हैं इनका भी काम अलग अलग था। अब इनको अलग अलग काम दे रखा था ताकि प्रशासन जो है अच्छे तरीके से चले। तो जो पहली समिति होती थी वो नौसेना का संचालन करती थी, ठीक है, यानी कि जो समुद्री मार्ग से जो हमारी सेना काम करती है, ठीक है, उसका संचालन ये करती थी। फिर दूसरी समिति जो थी ये यातायात का ध्यान रखती थी ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से आ जा सकें, उनका खाने पीने की देखरेख भी यही करते थे। फिर जो तीसरी समिति है यानी कि जो थर्ड समिति है ये जो पैदल सैनिक होते थे उनका संचालन करती थी, ठीक है। फिर जो फोर्थ समिति है ये जो घोड़े वाले जो घोड़े पे बैठकर जो सैनिक काम करते हैं, ठीक है, अपना मतलब युद्ध लड़ते हैं, अश्वारोही जिनको कहा जाता है, ये इनके लिए काम करती थी। पांचवी समिति जो थी वो रथरोही यानी रथ पे जो सैनिक जाते थे उनके लिए काम करती थी। फिर हाथियों का संचालन जो था वो छठी समिति करती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने यहाँ पे सैनिक गतिविधियों को अच्छे तरीके से चलाने के लिए समितियां बना रखी थी और हर समिति की जो काम की जिम्मेदारी थी वो उनको बांटी हुई थी, ठीक है। सबके अपने काम थे, वो फिक्स थे, उनको वही काम करने होते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है क्वेश्चन, याद रखना है। अब बात करते हैं अन्य उपसमितियां, ठीक है। अन्य उपसमितियों की बात करें तो उपकरण को ढोने, मान लो कोई उपकरण है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है यानी उसको ढोना है, तो उसके लिए किसका यूज करते थे, ये बैलगाड़ी का। तो ये क्या करती थी, जो अन्य समितियां होती थी वो बैलगाड़ी का प्रबंध करती थी, ठीक है, अवेलेबल करवाती थी। फिर सैनिकों के लिए भोजन की भी व्यवस्था करना होता था, तो इसके लिए भी अन्य उपसमितियां जो थी वो काम करती थी। फिर जानवर जो होते थे उनके पास, उसके लिए चारे की व्यवस्था भी करनी है, तो चारे की व्यवस्था के लिए भी क्या होता था, इनके पास उपसमितियां होती थी। सैनिक की देखभाल के लिए जो सेवक होते थे उनको नियुक्त करने की भी जिम्मेदारी जो होती थी, ठीक है, वो उपसमितियों की होती थी। यानी समितियां तो हैं, उसके अलावा अन्य उपसमितियां भी हैं जो उनके प्रशासन को, उनके एडमिन सिस्टम को पूरे तरीके से क्या करते थे, सही तरीके से चलाते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का महत्व। ये जो मौर्य साम्राज्य है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हो, भारत का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका मौर्य साम्राज्य होता है, ठीक है। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन मौर्य साम्राज्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने अपने जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। 19वीं सदी में जब इतिहासकार जो थे इन्होंने भारत के आरंभिक इतिहास को लिखना शुरू किया था, तो मौर्य साम्राज्य जो है इसको इतिहास का प्रमुख काल माना गया था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काल माना गया था मौर्य साम्राज्य को, क्योंकि पहली बार जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके द्वारा एक अखंड भारत बनाया गया था, ठीक है, जिसमें इसमें आपको अफगानिस्तान का हिस्सा भी दिखेगा, वर्तमान में जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला हिस्सा है वो भी दिखेगा, फिर भारत के जो हिस्से हैं उड़ीसा तक आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलता है। तो यानी कि ये जो पूरे भारत को कहीं ना कहीं जोड़ता था, एक अखंड भारत बनाता था। और मौर्य काल की जो मूर्ति कला थी उसके तो भाई क्या ही कहने, वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही बेहतरीन मूर्तियां होती थी मौर्य काल में, ठीक है। आगे चलते हैं। मौर्य काल के जो शासक थे, जो मतलब वहां पे शासन करते थे, जो राजा होते थे, वो अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां जो थे वो नहीं जोड़ते थे, ठीक है। देखो मौर्य काल के शासकों ने अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां जो थी नहीं जोड़ी, क्योंकि आप देखोगे आगे कुछ शासक ऐसे होते थे जो अपने नाम के आगे उपाधियां जोड़ते थे, अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहलवाना पसंद करते थे, लेकिन मौर्य साम्राज्य में आपको ये चीजें नहीं दिखती है, ठीक है। फिर बात करते हैं अशोक की। तो इतिहासकार जो हैं उन्होंने अशोक को एक महान सम्राट माना है, और राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हैं, ठीक है, जो नेशनलिस्ट हैं, उनके लिए अशोक जो है एक प्रेरणा का स्रोत माना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको याद रखना है कि जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो अशोक के बारे में बताते हैं, लेकिन जो वामपंथी इतिहासकार हैं वो आपको अशोक वगैरह के बारे में ज्यादा बताते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य जो है मात्र 150 वर्ष तक, यानी केवल 150 वर्ष तक ही चल पाया, लेकिन भारतीय इतिहास में इसको एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, ठीक है। अब आप सोचोगे इतने कम समय तक चला था, मात्र 150 वर्षों तक, लेकिन फिर भी इसको एक बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस समय में जो इनका जो प्रशासन था वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राजधर्म
और नवीन सिद्धांत, इसको देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साउथ की। दक्षिण में अगर आप देखोगे ना तो आपको कुछ सरदार राजा और सरदार वगैरह सरदारी दिखेगी, जैसे आपके चेल हो जाएंगे, चोल हो जाएंगे, पांडे वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, इनको समझ लेते हैं। तो देखिए, भारत के दक्षिण में यानी साउथ में कुछ सरदारियों का उदय हुआ। तमिलकम, तमिलकम वाला क्षेत्र आपने सुना होगा। तमिलकम शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलकम क्या है, एक क्षेत्र को दर्शाता है। जैसे आप साउथ में जाओगे, आप दक्षिण भारत का जब मैप देखते हो तो दक्षिण भारत में जो केरल हो जाता है, ठीक है, फिर आपको आंध्र प्रदेश वाला जो साइड है, तमिलनाडु वाला जो साइड है, जो कुछ इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा तमिलकम वाला क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये तमिलकम है। तो तमिलकम क्षेत्र में चोल, चेर और पांडे ये कुछ महत्वपूर्ण सरदारियां होती थी जो यहाँ पे अस्तित्व में आई, और बाद में ये जो राज्य थे काफी समृद्ध हो गए। यानी कि ये कुछ सरदारियां थी जिन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों में अपना शासन यहाँ पे चलाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बात याद रखनी है, जब भी चोल शासकों की बात आती है तो इन्होंने बहुत ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया था साउथ में, ठीक है, दक्षिण भारत में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आप देखिए एक बार मैप में ध्यान से देखिए, ये है, यहाँ पे आपको चोल, चेर और पांडे जैसी सरदारियां दिखती है साउथ में, दक्षिण भारत में। ठीक है, ये जो नीचे का हिस्सा आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं सरदार और सरदारी। सरदार क्या होता है भाई? सरदार जो होता है एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, एक ताकतवर व्यक्ति होता है, और ये एक पद है। ठीक है, पद जो है ये वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। यानी कि मान लो कोई सरदार है, उसका बेटा सरदार बन सकता है और नहीं भी, यानी कि वंशानुगत हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों। सरदार के काम क्या होते थे? सरदार जो होते थे वो अनुष्ठान का संचालन करवाते थे, युद्ध का नेतृत्व किया करते थे, लड़ाई झगड़े या कोई विवाद, कोई दंगा हो जाए तो उसको सुलझाने का काम करते थे। इनके अधीन जो लोग थे उनसे ये गिफ्ट लिया करते थे। ठीक है, अपने जो समर्थक थे उनमें ये गिफ्ट जो है, भेंट जो है, उसको बांट देते थे। सरदारी में कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। अब सरदारी का मतलब क्या है कि एक ऐसा छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पे एक व्यक्ति का शासन है, ठीक है, उसको हम सरदार कह रहे हैं, और जो उसका क्षेत्र है जिस पे वो शासन कर रहा है उसको सरदारी कहा जा रहा है। ठीक है, तो सरदार की ये जिम्मेदारियां होती थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि इन राज्यों के बारे में जानकारी जो है वो प्राचीन जो तमिल संगम ग्रंथ है इसमें मिलती है। ठीक है, जो प्राचीन जो तमिल ग्रंथ है जिसको संगम ग्रंथ भी कहा जाता है, उसमें हमें इन सरदारियों के बारे में जानकारी मिलती है, और इन ग्रंथों में सरदारों के बारे में आपको डिटेल में विवरण मिलेगा। कई सरदार और राजा जो थे वो लंबी दूरी के व्यापार से टैक्स भी इकट्ठा करते थे। ठीक है, क्योंकि भाई इनको अपना शासन चलाना था, इनको पैसा चाहिए होता था, टैक्स चाहिए होता था, तो ये क्या करते थे, जो व्यापार मार्ग होता था, ठीक है, जहां से ट्रेड होता था, उन मार्गों से ये टैक्स को इकट्ठा करते थे। इनमें से सातवाहन शासक भी हो जाएंगे, शक राजा भी हो जाएंगे, ये सारे वो राजा हैं जो टैक्स इकट्ठा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है, दैविक राजा। अब ये दैविक राजा क्या है भाई, इसको समझते हैं। देखो, राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक माध्यम जो था वो था देवताओं से जुड़ना, क्योंकि जो राजा होते थे वो अपने आप को देवताओं से जोड़कर दिखाते थे, जिससे वो जनता का कहीं ना कहीं जन समर्थन भी प्राप्त करना चाहते थे। तो कुषाण राजा जो थे, इन्होंने क्या करा, मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ये जो शासक थे ना, इन्होंने क्या करा, मंदिर बनवाए थे और मंदिरों में अपनी खुद की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाई। ठीक है, यानी मंदिर में भगवान की तो मूर्ति है, उसके साथ इन्होंने अपनी खुद की मूर्ति लगवा ली, यानी राजा ने अपनी मूर्ति लगवा ली। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब राजाओं ने अपनी मूर्ति लगवाई, इसका मतलब क्या था, शायद वो खुद को देवतुल्य दिखाना चाहते थे, यानी अपने आप को देवता के समान दिखाना चाहते थे या देवता के जैसा दिखाना चाहते थे। ठीक है, कुषाण राजा जो थे, इन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई, देवपुत्र कहलाते थे। जैसे मान लो कोई कुषाण राजा है तो अपने नाम के आगे देवपुत्र लगा रहा है, यानी कि अपने आप को देवता के पुत्र के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है। कुषाण काल के जो सिक्के मिले हैं उसमें एक तरफ राजा का चित्र होता था, दूसरी तरफ क्या होता था, किसी देवता का होता था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट एक ऐसा यहाँ पे क्या है, एक देव स्थान पर कुषाण राजा की एक बहुत बड़ी मूर्ति मिली है।
अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी एक देव स्थान पर भी कुछ ऐसी ही बड़ी बड़ी राजाओं की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, इससे पता लगता है कि राजा जो थे बड़ी बड़ी अपनी मूर्ति बनाते थे। और जो सिक्का मिला है जिसमें एक तरफ राजा आपको दिखेगा, दूसरी तरफ आपको देवता दिखेंगे, कुछ इस प्रकार का सिक्का भी आपको मिला है। ठीक है, देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक गुप्त साम्राज्य। मौर्य काल के बाद क्या होता है, गुप्त काल आता है। ठीक है, यानी गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन समय माना गया इसको भी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो थी वो श्री गुप्त ने करी थी। और गुप्त काल की जो राजकीय भाषा होती थी वो संस्कृत होती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गुप्त काल में ज्यादातर जो सिक्के थे वो सोने के सिक्के बनाए गए थे, इंपॉर्टेंट है। और शुद्ध सोने के सिक्के जो मिलते हैं आपको इसी गुप्त काल में मिलते हैं। फिर गुप्त साम्राज्य का जो इतिहास है इस साहित्यिक स्रोतों से, सिक्कों से और अभिलेखों की सहायता से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में कवियों के द्वारा अपने राजा की प्रशंसा में प्रशस्ति भी लिखी जाती थी। अब प्रशस्ति पत्र आपने सुना होगा या प्रशस्ति सुना होगा। प्रशस्ति का मतलब ही क्या होता है, प्रशंसा करना। ठीक है, यानी अपने जो शासक होते हैं उसकी प्रशंसा यानी उसकी तारीफ में कुछ लिखना जो होता था उसको प्रशस्ति कहा जाता था। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति। इसकी रचना जो थी समुद्रगुप्त के जो राजकवि होते थे जिनका नाम था हरिसेन, इन्होंने करी थी। ठीक है, किस भाषा में करी थी, संस्कृत भाषा में की थी। इस जो ये प्रयाग प्रशस्ति है इसमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है और उनके बारे में मतलब बहुत तारीफें की गई है। ठीक है, बहुत। इस टॉपिक को देखते हैं, जनता में राजा की छवि। देखिए जनता जो थी वो राजा के बारे में क्या सोचती थी, इसके कोई खास हमको सबूत नहीं मिले हैं। ठीक है, ऐसे में इतिहासकार जो थे इन्होंने जातक कथा जो है या पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, ठीक है, उसकी समीक्षा करके पता लगाने का प्रयास किया है कि जनता जो थी वो राजाओं के बारे में क्या सोचती थी। जातक कथाएं जो है पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको ये गंदी तंदु जो जातक है इसमें कहानी बताई गई है, कहानी है। इस कहानी में क्या है कि एक बहुत बेकार एक कुटिल राजा था जिससे कि उसकी प्रजा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी। अगर राजा बेकार होगा, उसकी नीतियां बेकार होगी तो प्रजा जो होगी वो दुखी होगी। ऐसा ही था, बूढ़े हो या महिला हो या पुरुष हो, किसान हो, पशुपालक हो, गांव के बालक हो, यहाँ तक कि जानवर भी उसमें शामिल है, जानवर तक उस राजा से दुखी थे। ऐसा इस जातक कहानी में बताया गया है। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, एक और कहानी है इसमें कि एक बार क्या होता है, राजा जो होता है ना वो अपनी पहचान बदल कर यानी अपना भेष बदलता है, एक गेटअप ले लेता है अलग और प्रजा के बीच में जाता है। क्या पता लगाने के लिए, वो ये पता लगाने के लिए जाता है कि लोग जो हैं उसके बारे में कैसा सोचते हैं। ठीक है, तो सबने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। जब वो जाता है लोगों की सुनता है तो उसको पता लगता है कि सभी लोग उसकी बहुत बुराई करते हैं। ठीक है, अब लोग बुराई क्यों कर रहे हैं आप ये भी समझ सकते हो। लोग बुराई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो शासक बुरा होगा, उसका शासन बेकार होगा। ठीक है, लोग शिकायत करते हैं कि रात में हमको डकैत जो है वो हम पे हमला करते हैं, हमको लूट लेते हैं, और दिन में राजा के जो अधिकारी होते हैं वो हमसे टैक्स इतना भारी ले लेते हैं कि हमको टैक्स लेकर हमको लूटते हैं। इसलिए लोग जो हैं गांव छोड़कर जा रहे हैं और लोग कहाँ पे बस रहे हैं, जंगलों में जाके बसना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपज बढ़ाने के तरीके, यानी कि फसल को बढ़ाने के कौन कौन से तरीके अपनाते थे लोग, इसको समझते हैं। तो उपज बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके थे, जैसे कि लोहे की फाल वाले हल का प्रयोग, क्योंकि जो लकड़ी का फाल वाला हल होता है जो नीचे से नुकीला होता है तो लकड़ी उतनी तेजी से जमीन की खुदाई नहीं कर पाती है, लेकिन अगर उसमें लोहे की फाल लग जाती है तो वो बहुत ताकत के साथ जमीन को अच्छी तरीके से खोद पाने में क्या होती है, सक्षम होती है। ठीक है, तो इसीलिए लोहे की फाल का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कुएं, तालाब और नहरों के द्वारा सिंचाई करना। ठीक है, कुएं से जो पानी लिया जाता था, तालाबों से पानी लिया जाता था, नहरों से पानी लिया जाता था, इससे सिंचाई की जाती थी जिससे कि फसल का उत्पादन बढ़ा। जो पर्वतीय क्षेत्र होते थे यहाँ पे खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे खुदाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है, उसमें कुदाल ही काम करेगी। ठीक है, हल वहाँ पे काम नहीं करेगा। फिर गंगा की जो घाटी है यहाँ पे धान की रोपाई के कारण यहाँ पे जो उपज थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से खेती होती थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, क्योंकि जो गांव का समाज था उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी थी।
तो देखिए, कृषि की नई तकनीक अपनाने के बाद उपज जो थी वो जरूर बढ़ी, लेकिन इसका लाभ जो था वो सबको नहीं हो पाया। ठीक है, प्रोडक्शन तो बढ़ गया लेकिन सभी को इसका फायदा नहीं हो पा रहा था। खेती से जो जुड़े हुए लोग थे इनमें भेद बढ़ता गया, यानी इनके बीच में भेदभाव जो था वो बढ़ता गया। बौद्ध कथाएं जो है उसमें हमें भूमिहीन किसान और श्रमिक जो हैं और जमींदार जो हैं इसका उल्लेख मिलता है। यानी कि बौद्ध कथा में हमको पता लगता है कि बहुत सारे किसान ऐसे होते थे जिनके पास खुद की जमीनें नहीं होती थी। ठीक है, बहुत सारे मजदूर होते थे, कई सारे जमींदार लोग भी होते थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी। तो इन सब का उल्लेख हमको बौद्ध कथाओं में मिलता है। ठीक है, फिर पाली भाषा में गहपति शब्द, अब मेरे को ये याद आ रहा है कि ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप पिछले 1-2 साल का पेपर उठाओगे तो गहपति पूछा गया है। तो गहपति क्या होता है? तो देखिए, ये जो शब्द है ना, ये छोटे किसान और जमींदार जो होते थे इनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जो गांव के प्रधान हैं, जो ताकतवर हैं, जो कि किसानों पे अपना कंट्रोल रखते थे। ठीक है, कई जगह पे इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था शब्द का। गांव के प्रधान का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था, यानी गांव का जो प्रधान है, ठीक है, उसका जो बेटा होगा फिर वो प्रधान बनेगा, फिर उसका जो बेटा होगा वो प्रधान बनेगा। इस तरीके से वंशानुगत पद होता था प्रधान का। गृहपति जो होता था घर का मुखिया, घर के मुखिया के लिए भी गृहपति शब्द का यूज किया जाता है। और घर में रहने वाली जो महिला हैं, बच्चे हैं, नौकर हैं, दास हैं, इन पे क्या होता है? इसका कंट्रोल होता है। घर से जुड़े जो भूमि या जानवर या कोई भी जो वस्तु है उसका मालिक जो है वो गृहपति होता है। ठीक है, तो गृहपति शब्द जो है ना कई जगह पे यूज होता है। ठीक है, ये घर के मुखिया के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो दूसरी तरफ ये किसके लिए यूज होता था? ये किसान और जमींदारों के लिए भी यूज होता है, बड़े जमींदारों के लिए भी ये यूज होता है। तो ये शब्द कई जगह पे यूज होता है। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग जो है नगरों में रहने वाले जो सम्राट व्यक्ति थे, यानी जो शहरों में रहने वाले जो बहुत अमीर व्यक्ति होते थे, जो लोग व्यापार करते थे, जो व्यापारी होते थे, उनके लिए भी ये शब्द यूज किया जाता था। ठीक है, तो पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए गृहपति शब्द किस किस के लिए यूज किया जाता था। ऑप्शन में व्यापारी लिख देंगे, किसान लिख देंगे, जमींदार लिख देंगे, मजदूर लिख देंगे। तो आपको पहचानना होगा कि किसके लिए यूज किया जाता था या किसके लिए यूज नहीं किया जाता था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आरंभिक तमिल जो संगम साहित्य है इसमें भी गांव में रहने वाले जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे वेलार हो गए या बड़े जमींदार हो गए। ठीक है, ये जो बड़े जमींदार होते थे, फिर हलवाहा या उलवर, दास, अनिमई, ये शब्द यूज किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। अब यहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ, वो आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अब भूमिदान को समझते हैं कि भूमिदान यानी किसी को भूमि दान में देना। तो भूमि दान करने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति वो होगा जो दान में दे रहा होगा, एक व्यक्ति वो होगा जो दान में ले रहा होगा। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, ईसवी की जो आरंभिक शताब्दी थी यहाँ पे भूमि के दान होते थे, यानी भूमि का दान दिया जाता था। इसके हमको सबूत भी मिले हैं, कई ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें भूमि के दान के बारे में जिक्र किया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ अभिलेख जो थे पत्थर पर लिखवाए गए थे। ज्यादातर जो अधिकतर जो भूमि दान का उल्लेख है वो आपको ताम्र पत्रों पे मिलेगा, मोस्टली आपको ताम्र पत्र पे मिलेगा, यानी तांबे के जो पत्रे होते थे उस पे लिखा मिलेगा। पत्थर पे भी मिलते हैं लेकिन पत्थर पे कम मिले हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आरंभिक जो अभिलेख होते थे शुरू के वो संस्कृत भाषा में होते थे, लेकिन जो 7वीं शताब्दी आई उसके बाद के जो अभिलेख थे वो संस्कृत में भी मिले हैं, तमिल में भी मिले हैं, तेलुगु भाषा में भी मिले हैं। ठीक है, 7वीं शताब्दी के बाद अलग अलग भाषाओं में आपको अभिलेख मिलते हैं। एक टॉपिक ये आता है आपका प्रभावती वाला, इसको समझते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक जो थे, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था प्रभावती गुप्त। इनका जो विवाह हुआ था ये हुआ था दक्कन में। दक्कन में वाकाटक परिवार जो था यहाँ पे हुआ था। संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भूमि का अधिकार नहीं होता था, यानी धर्मशास्त्र में बताया गया कि महिला को भूमि का अधिकार नहीं है, लेकिन इनको भूमि का अधिकार मिला हुआ था। अब आप कहोगे क्या ये महिला नहीं है? तो महिला तो है ये, और इनको भूमि का अधिकार भी मिला हुआ है। तो आखिर ऐसा इनको क्यों मिला हुआ है? तो इसके लिए इतिहासकारों ने ये बताया कि शायद ये रानी थी, हो सकता है इनको कुछ विशेष अधिकार मिले हो। ठीक है, तो समझते हैं। लेकिन अभिलेख से जानकारी मिलती है कि जो प्रभावती थी ये भूमि की मालकिन थी, और प्रभावती जो थी इन्होंने भूमि दान भी किया था।
अब आप क्या समझोगे, धर्मशास्त्र में कहा हुआ है कि महिला जो है वो भूमि की मालकिन नहीं हो सकती, उसको भूमि का अधिकार नहीं था, लेकिन इनको था। शायद इसलिए क्योंकि ये एक रानी थी, ये कोई आम महिला नहीं थी, ठीक है, इसलिए भी संभव हो सकता है। और धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता था, ये भी याद रखना है कि धर्मशास्त्र में जो लिख दिया गया है जरूरी नहीं है कि हर जगह उस बात को फॉलो ही किया जाता हो, ठीक है, कुछ जगह पे फॉलो किया जाता था और कुछ जगह पे फॉलो नहीं भी किया जाता था। ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। आगे का एक और चैप्टर है, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि धर्मशास्त्र की बातों का हर जगह पे पालन नहीं होता था, ठीक है। आगे देखते हैं, भूमि दान के जो अभिलेख है ना, देश के अलग अलग हिस्सों में हमको मिले हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमि थी जो कि दान में दी जाती थी। कुछ स्थानों पे बहुत छोटी छोटी भूमि दान में दी गई है, तो कुछ स्थानों में बहुत बड़ी बड़ी भूमि जो थी वो दान में दी गई थी, ठीक है। दान प्राप्त करने वाले जो लोग थे, इनके अधिकारों में भी अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि भाई अलग अलग क्षेत्रों में देखोगे तो दान जो प्राप्त करने वाले लोग हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ को छोटी भूमि मिल रही है, कुछ को बड़ी भूमि मिल रही है, ठीक है। इतिहासकारों ने भूमि दान के प्रभाव को लेकर विवाद है, क्योंकि भाई इतिहासकार जो है उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, तो सब में आपको विभिन्नता देखने को मिलती है, विवाद देखने को मिलता है। भूमि दान जो होता था वो ज्यादातर ब्राह्मणों को या फिर जो धार्मिक संस्था होती थी इसको दिए जाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में आता है। ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती है, इसको अग्रहार कहा जाता है, ठीक है। आगे इस पे भी चर्चा करेंगे। तो ज्यादातर जो भूमि दान होती थी वो ब्राह्मणों को दी जाती थी या फिर धार्मिक संस्था, किसी मंदिर वगैरह को। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि शासक जो होते थे, राजा जो होते थे, वो भूमि दान के द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करना चाहते थे, यानी खेती को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए भी भूमि दान दी जाती थी, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जिसको कहा जाता है अग्रहार, ठीक है। अग्रहार, अग्रहार क्या होता है ये समझिए। अग्रहार होता है दान में दी गई भूमि, यानी कि ऐसी भूमि, ठीक है, जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था, यानी ब्राह्मण को जो भूमि दान में मिलती थी उसको अग्रहार कहा जाता था, ठीक है। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे, तो इनको दान में मिलने वाली जमीन होती थी उससे कोई टैक्स भी नहीं लिया जाता था, ठीक है। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था, यानी जो ब्राह्मण होते थे वो स्थानीय लोगों से खुद टैक्स भी इकट्ठा कर सकते थे, ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूमि दान जो था एक संकेत है राजनीतिक प्रभुत्व का दुर्बल होने पर। राजा जो था वो समर्थन जुटाने के लिए भूमि दान करते थे, यानी कि कुछ इतिहासकार कह रहे हैं जब कोई राजा कमजोर हो जाता है, वो ज्यादा ताकतवर नहीं रहता, तो वो लोगों का समर्थन जुटाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए भूमि दान दे देता था, ठीक है। ऐसा हमारा नगर और व्यापार, इसको समझते हैं कि इस काल में व्यापार कैसा होता था और नगर कैसे बसाए जा रहे थे, ठीक है। तो देखिए, ज्यादातर जो नगर होते थे ये महाजनपदों की राजधानियां थे। ज्यादातर नगर जो होते थे वो संचार मार्ग के किनारे बसे होते थे, क्योंकि जो शहर होते था ना मेन, वो ऐसी जगह पे बसे होते थे जहां पे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे आवाजाही हो सके, या कोई मेन रोड हो, ठीक है, या कोई नदी हो, नदी के कोई किनारे हो सकता है, ऐसी जगह पे हो सकता है। तो जैसे कि आपके सामने कुछ नगर है इंपॉर्टेंट, पाटलिपुत्र जिसको पटना कहा जाता है, ये नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। फिर उज्जैनी, ये भूतल मार्ग के किनारे बसा हुआ था। पुहार की बात करें तो ये समुद्र तट के किनारे बसा हुआ था। मथुरा की बात करें तो ये व्यावसायिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र होता था, ठीक है। तो इस तरीके से जो नगर होते थे वो किसी महत्वपूर्ण महाजनपद की राजधानी होते थे, या फिर ये जो नगर होते थे ये किसी संचार मार्ग के किनारे बसे होते थे, एक अच्छी लोकेशन पे बसे होते थे। अब नगर की जनसंख्या को देखते हैं, तो नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। देखिए, गांव में ज्यादातर क्या होता है, एक ही प्रकार के लोग होते हैं, कुछ कास्ट के लोग होते हैं, कुछ जातियों के लोग होते हैं, लेकिन शहरों में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। हो सकता है आपके घर के बगल में कोई बंगाल का रहने वाला हो, अगर आप शहर में रहते हैं तो हो सकता है कोई पंजाब का रहने वाला हो, अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं। जैसे आज के टाइम पे ऐसे ही उस समय में भी होता था कि जो नगर होते थे वहां पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। शासक जो हैं वो किलेबंद नगरों में रहते थे, क्योंकि राजा जो था वो उसका जो नगर होता था वो किलेबंद होता था, यानी उसको चारों साइड से किलेबंदी कर रखी थी, जो कि सेफ हो जाता था, सुरक्षित हो जाता था। इन क्षेत्रों से कई पुरा अवशेष प्राप्त हुए, यानी पुराने अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें पूरा अवशेष में बहुत सारी चीजें आ जाती है। मान लो कोई मूर्ति हो जाए, कोई इमारत हो जाए, कोई ईंट पत्थर, कोई मृद भांड, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है।
तो एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है मिट्टी के कटोरे, जिसे मृदभांड कहते हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन, ठीक है। मिट्टी के कटोरे, थालियां जिन पर चमकदार कलई चढ़ी होती थी, और सोने, चांदी, कांसे और तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे अलग अलग पदार्थों के गहने उपकरण भी मिले हैं, हथियार भी मिले हैं, बर्तन आदि मिले हैं। तो ये सब पुरावशेष मिले हैं, जिससे कि उस काल के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो देखो बर्तन कुछ इस प्रकार के होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, लेकिन उसको इस तरीके से उस पर कलई चढ़ा दी जाती थी कि वो देखने में बिल्कुल क्या लगते थे, पॉलिश लगते थे, चमकदार लगते थे, ठीक है। कलई मतलब पॉलिश किए हुए। दूसरी शताब्दी ईस्वी तक आते आते कई नगरों से दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब ये दानात्मक अभिलेख क्या होता है भाई? दानात्मक अभिलेख ऐसे अभिलेख होते हैं जिसमें दान का वर्णन हो। जैसे मान लो कोई राजा है, राजा ने कोई दान दिया है, कोई भूमि दान दी है, तो उसका अभिलेख बनाया जाएगा, उसमें दान के बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो इन अभिलेखों में दान देने वाला कौन था उसका नाम लिखा होगा, ठीक है, और उसका व्यवसाय क्या था, कि वो क्या काम करता था, ये सारी चीजें उसमें डिटेल में लिखी जाती है। इनमें नगरों में रहने वाले, जो नगरों में रहने वाले थे, धोबी, बुनकर, बढ़ई, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार, ठीक है, धर्मगुरु, व्यापारी, राजाओं के विवरण लिखे होते थे, क्योंकि देखो ज्यादातर जो लोग थे वो इनको दान दिया करते थे, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड विवरण आपको मिल जाते हैं। फिर श्रेणी का भी उल्लेख मिलता है। अब श्रेणी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। श्रेणी क्या है ये ऐसे पूछा जाएगा, तो श्रेणी जो था वो व्यापारियों का संघ था, यानी व्यापारियों का एक ग्रुप होता था, ठीक है। व्यापारी का ग्रुप होता था, संघ होता था। ये व्यापारी लोग क्या करते थे, कच्चा माल जो था उसको खरीदते थे, जो रॉ मटेरियल उसको खरीद लेते थे, उससे सामान को बनाते थे, और बनाकर बाजार में क्या करते थे, उस सामान को बेच देते थे, ठीक है। बात करते हैं व्यापार की। तो देखिए भारत का जो व्यापार है ना, वो प्राचीन काल से ही हमको पता है कि उपमहाद्वीप के बाहर से होता था। आपने हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में भी हमने ये बात जान ली थी कि हमारा जो व्यापार था वो ओमान से भी होता था, ईरान से भी होता था, इराक से भी होता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी प्रमाण मिले हैं कि उनसे भी हमारा व्यापार था। तो व्यापार भारत का भारत के बाहर के देशों से होता था, ये बात हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए भारत का व्यापार जो है वो प्राचीन काल से ही उपमहाद्वीप के बाहर से होता था, ये हम जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में भी हमको ऐसे सबूत मिले हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में जलमार्ग और भूमार्ग का जाल बिछ चुका था, ठीक है, कि व्यापार जो होता था वो नदी के जरिए भी हो जाता था और भूमार्ग के जरिए भी होता था, ठीक है। भूमार्ग के जरिए मध्य एशिया तथा उसके आगे से व्यापार होता था, ठीक है। मध्य एशिया से व्यापार होता है, उसके आगे से भी व्यापार होता है। समुद्र तट पे कुछ बंदरगाह होते थे जो अरब सागर होते हुए अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, पश्चिमी एशिया में, बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ व्यापार होता था। तो भारत की जो लोकेशन है ना कुछ इस प्रकार की है कि एक तरफ आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई देती है, ठीक है, दूसरी तरफ आपको अरब सागर दिखाई देता है। तो यहाँ से मध्य एशिया के देशों से आपका व्यापार हो जाएगा, और इधर से भी आपका चाइना की साइड जाओगे तो वहां से भी व्यापार हो जाता है। तो कहने का मतलब है हमारा व्यापार जो था वो बाहर से भी होता था, ठीक है। शासक इन व्यापारिक मार्गों पे कंट्रोल अपना रखते थे और व्यापारियों को सुरक्षा देते थे, क्योंकि कई बार क्या होता था वहां पे लूटपाट हो जाती थी। तो ऐसे में जो राजा होता था उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो उसको कंट्रोल करे, उस रास्ते को वहां पे सुरक्षा दे, और सुरक्षा के बदले क्या मिलता था, उसको टैक्स मिल जाता था, यानी कि धन मिल जाता था, ठीक है। इन मार्गों पर जाने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, जो पैदल फेरी लगाते थे इन मार्गों पे, ऐसे व्यापारी भी होते थे। बैलगाड़ी और घोड़े पर जाने वाले जो व्यापारी थे ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि व्यापार करते थे। समुद्री मार्ग की बात करें तो यहाँ से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक था लेकिन लाभदायक था, क्योंकि समुद्री अगर हम यात्रा की बात करें तो वहां पे क्या होता था भाई, पहले से ही सब कुछ बना होता है, बस अपनी नाव लेकर जाना है। लेकिन ये रिस्की भी होता था, कई बार लूटपाट हो जाए, कोई तूफान आ जाए या कोई आपदा आ जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता था। लेकिन लाभदायक था क्योंकि भाई सारे जो महाद्वीप है वो समुद्र से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आसान भी होता था, लाभदायक भी होता था। कुछ प्रसिद्ध सफल व्यापारी बहुत धनी होते थे। कुछ व्यापारी ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, बहुत ज़्यादा कामयाब थे। ये व्यापारी लोग जो होते थे ये नमक, कपड़ा, अनाज या फिर धातु से बनी हुई चीज़ें, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये लोग क्या करते थे, पहुंचाया करते थे, ठीक है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले जो तथा कपड़े और जड़ी बूटियों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी उस समय में, और इन वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते थे, पहुंचा दिया करते थे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक सिक्के और राजा। तो व्यापार जो होता था, व्यापार के लिए मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता था, यानी करेंसी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो करेंसी में हमारे पास क्या होते थे, सिक्के होते थे। तो व्यापार के लिए सिक्के का इस्तेमाल होता था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सिक्के का जो प्रयोग था उससे व्यापार जो था काफी आसान बन चुका था। आप जानते हैं कि पहले क्या होता था, एक्सचेंज सिस्टम होता था, यानी एक्सचेंज कर लिया जाता था। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कोई सामान लेना है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको दुकान पर जाकर साबुन खरीदना है। अब उस समय में क्या होता था, पैसे इतनी मुद्रा वगैरह का इतना चलन होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे, अपनी चीजों का एक्सचेंज करते थे। तो वो क्या करेगा, उसके पास गेहूं होगा तो थोड़ा सा गेहूं लेकर जाएगा, दुकान वाले को दे देगा, तो वो गेहूं उससे ले लेगा, बदले में उसको साबुन दे देगा। तो इस तरीके से आपस में एक्सचेंज या विनिमय कर लिया करते थे। लेकिन बाद में मुद्रा आ जाती है, सिक्के आ जाते हैं, करेंसी आ जाती है, उसके बाद व्यापार जो है बहुत आसान हो जाता है। अब आपको ये नहीं देखना कि आपको कोई सामान लेना है तो उसके बदले में क्या सामान ले जाए। आपके पास कैश में आप सिक्के वगैरह पड़े हैं, आप उसको ले जाओ, उसके बदले में आप सामान खरीद सकते थे। ठीक है, चांदी और तांबे के सिक्के जो थे सबसे पहले ढाले गए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। अब इनको आहत सिक्के क्यों कहा जाता था, ठीक है, इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो धातु होती है इसको ठोक ठोक कर पीट पीट के पतला कर दिया जाता था उसकी। ठीक है, उसको जैसा चाहे वैसा बना सकते थे, इसीलिए इसको आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिक्के जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर खुदाई के दौरान मिले हैं। मुद्रा शास्त्री कौन होते हैं, जो मुद्राओं का अध्ययन करते हैं, यानी जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं। तो मुद्रा शास्त्री जो थे, इन सिक्कों का अध्ययन करके इसके वाणिज्यिक प्रयोग के क्षेत्रों का पता लगाते हैं। ठीक है, यानी इन्होंने सिक्कों का अध्ययन करा और सिक्कों के अध्ययन से ये पता लगा लिया कि ये सिक्के किस क्षेत्र में यूज में लाए जाते थे और किस लिए यूज में लाए जाते थे, किस चीज का व्यापार होता था। बहुत तरह की जानकारी इन्होंने इससे निकाल ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों से हमको ये पता लगता है कि विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया गया था, यानी आहत सिक्के जो थे वो अलग अलग राजाओं के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी संभव है कि जो धनी लोग होते थे, जो धनी व्यापारी लोग होते थे, ठीक है, नागरिक वगैरह थे, उन्होंने भी इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था उस समय। ठीक है, आगे चलते हैं। शासकों की जो प्रतिमा होती थी, यानी शासकों की, राजाओं की जो मूर्ति होती थी, और उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्कों को हिंद यूनानी जो शासक होते थे इन्होंने जारी करा था। ठीक है, भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के भी मिले हैं, इससे पता लगता है कि हमारा रोमन साम्राज्य से भी व्यापार था। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यानी कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी मूर्ति और उनके नाम के साथ सिक्के जारी करे थे, जिसमें उनकी मूर्ति भी बनी होती थी, उनका नाम भी लिखा होता था। ठीक है, कि ऐसा सबसे पहले करने वाले कौन थे, हिंद यूनानी शासक थे। सोने के सिक्के सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन जो सबसे बेस्ट सोने के सिक्के होते हैं वो आपको गुप्त काल के जो शासक थे उनके देखने को मिलेंगे। ठीक है, उत्तर और मध्य भारत में अगर हम देखें तो ऐसे सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्कों का प्रयोग यहाँ पे होता था। ठीक है, यानी कि उत्तर और मध्य भारत में देखें तो हमको वहाँ पे ऐसे सबूत भी मिलते हैं जिससे पता लगता है कि यहाँ पे सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। संभवतः ऐसा माना जाता है कि जो बहुत कीमती वस्तु होती है उसके व्यापार में ऐसा किया जाता होगा, जो कीमती चीज होगी वही सोने के सिक्कों से खरीदी या बेची जाती होगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, फिर पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे योधेय शासक जो होते थे, इन्होंने क्या कर दिए, तांबे के सिक्के यानी कॉपर के सिक्के चालू कर दिए यहाँ पे। फिर गुप्त काल में कुछ शासक थे, इन्होंने सोने के बहुत भव्य सिक्के, यानी जो सोने के जो सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के थे वो आपको गुप्त काल के देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन सिक्कों में सोना जो था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, बेहतरीन सोना जो था वो इसमें इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6ठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए। अभी तक तो भाई बहुत सोने के सिक्के मिल रहे हैं, अलग अलग शासक जो थे वो उनके द्वारा सोने के सिक्के जारी किए जाते थे, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद क्या होता है, सोने के सिक्के जो थे वो मिलने काफी कम हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या था, क्या गोल्ड की कमी हो गई थी या फिर रीजन कुछ और था, इसको समझते हैं। तो देखिए, कुछ इतिहासकार जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था
और रोमन साम्राज्य का जब पतन हो जाता है, रोमन साम्राज्य जब खत्म हो जाता है, तो व्यापार जो था, व्यापार में कमी आ जाती है। इसके कारण क्या था, सिक्के हमको कम मिलते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इस काल में नए नगर और व्यापार के नए तंत्र का उदय होने लगा था, इस कारण क्या था, सिक्के जो थे वो कम होने लगे थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि उस समय में आर्थिक संकट आ गया था, ठीक है, गरीबी, महंगाई या कुछ इस तरीके की समस्या आ गई थी, जिसके कारण सोने के सिक्के जो थे वो थोड़े कम हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सिक्कों वाला टॉपिक हो जाता है खत्म। अब ये लास्ट टॉपिक है आपका, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले से आप इसको याद कर लो कि यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कैसे पूछा जाता है, उसमें आपसे अभिलेख के बारे में पूछा जाता है, अभिलेख की विशेषता के बारे में पूछा जाता है, और अभिलेख की सीमाओं के बारे में यानी लिमिटेशन के बारे में पूछा जाता है। ये 3 टॉपिक है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अभिलेख को देख लेते हैं। अभिलेख क्या होते हैं आपको पहले ही बता चुके हैं। अभिलेख का अर्थ कैसे निकाला जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभिलेख जो होते हैं, इसका अर्थ निकालने के लिए जो विद्वान लोग होते हैं वो अलग अलग लिपियों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनको लिपि के बारे में जानकारी होगी, तभी वो अभिलेख का सही मीनिंग निकाल पाएंगे। प्राचीन जो लिपियां होती थी उसका आधुनिक लिपियों से ये क्या करते हैं, मिलान करते हैं, ठीक है, इससे इनको जानकारी मिल जाती है। फिर ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, जैसे कि आपको पता है कि जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था, ठीक है। तो देखते हैं भारत की जितनी भी आज के समय में भाषाएं आप देखते हो, इनमें जो प्रयुक्त लगभग सभी लिपि है वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत जो है वो ब्राह्मी लिपि से ही होती है, ठीक है। अशोक के जो भी अभिलेख हमको मिलते हैं वो भी हमको ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में मिले थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थे वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, ठीक है। 18वीं सदी में यूरोप में जो विद्वान थे उन्होंने भारतीय जो पंडित थी उनकी सहायता से आज के समय की जो बंगाली है और जो देवनागरी लिपि है, इसमें कई पांडुलिपियों का अध्ययन किया था। आज के समय की बंगाली और जो देवनागरी लिपि है इसका अध्ययन करा था यूरोप के विद्वान, क्योंकि यूरोप के विद्वान जो थे वो अंग्रेज होते थे, उनको ये लिपि के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने भारत के पंडितों की मदद ली थी, ठीक है। इनके अक्षर का प्राचीन अक्षरों से तुलना करते हैं वो। फिर अभिलेखों का अध्ययन, कुछ विद्वान जो हैं उन्होंने कई बार अनुमान भी लगाया है कि ये संस्कृत में लिखे हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई जो ऐसे अभिलेख मिले हैं जो कि टूटे फूटे मिले हैं, पूरी तरीके से नहीं मिले हैं, तो उसमें कुछ क्या करते हैं जो विद्वान होते हैं उसमें कुछ अंदाजा भी लगा लेते हैं वो लोग, लेकिन ये प्राकृत में लिखे गए थे, ठीक है। कुछ को ऐसा लगा कि कुछ अभिलेख संस्कृत में लिखे गए, लेकिन ये संस्कृत में नहीं प्राकृत में थे। फिर कई दशकों की मेहनत के बाद जेम्स प्रिंसेप जो था उसने अशोक के काल की जो ब्राह्मी लिपि थी उसके अभिलेखों का अर्थ निकाल लिया था। कब निकाला था, 1830 के दशक में। ऐसा पढ़ा था ना हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में, एग्जैक्ट पूछे तो आपको 1838 बताना है, ठीक है। और पेपर में अगर 1830 का दशक लिखा हुआ है तो आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों आंसर आपके सही होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी हमने देख लिया, अब खरोष्टी लिपि का अध्ययन करते हैं। जो पश्चिम उत्तर के अभिलेख मिलते हैं, जो आपको ज्यादातर पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड के जो अभिलेख मिलते हैं, तो इन अभिलेखों में आपको ज्यादातर खरोष्टी लिपि देखने को मिलेगी, ठीक है। और हिंद यूनानी जो राजा थे उनके द्वारा बनाए गए जो सिक्के थे उस पर भी यूनानी और खरोष्टी लिपि में ही उनके नाम देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर खरोष्टी लिपि का प्रयोग होता है। यूनानी भाषा पढ़ने वाले जो यूरोप के विद्वान थे इन्होंने अक्षरों का मेल करके इसको पढ़ा, ठीक है, अक्षरों को मेल करते थे तब जाके उसको पढ़ पाए थे। प्रिंसेप जो थे इन्होंने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहले तो पहचान करी कि प्राकृत के रूप में की, जिससे इसको पढ़ना जो था वो पहले से काफ़ी आसान हो गया था। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, यानी जो हमको अभिलेख प्राप्त होते हैं, हमारे इतिहासकारों को, विद्वानों को जो अभिलेख मिले हैं उससे क्या सबूत मिलते हैं, सबूत क्या मिलते हैं ऐतिहासिक, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद जो अभिलेख शास्त्री हैं इन्होंने ये पाया कि जो अशोक है ना, अशोक की उपाधि थी देवप्रिय, ठीक है। अब देवप्रिय का क्या मतलब है, देवप्रिय का मतलब है देवताओं का प्रिय। कहने का मतलब है अशोक ने उपाधि लगाई, उपाधि धारण की जिसको देवप्रिय नाम से जाना जाता था, यानी अशोक देवताओं का प्रिय शासक है, इस तरीके से मान लीजिए। फिर कई जगह पे प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी, यहाँ पे प्रियदर्शी लिखा है, वैसे प्रियदर्शी था। कई जगह पे प्रियदर्शी देखने को मिलता है। प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है, देखने में सुंदर या फिर मनोहर मुख आकृति वाला राजा। और इसकी विषय शैली, भाषा, पूरा लिपि विज्ञान सब में समानता एक जैसी थी, यानी हर जगह एक जैसी थी।
जो कि हमको ये बताती है कि एक ही राजा था उस समय में, अशोक का ही वो पूरे क्षेत्र में शासन होता था। ठीक है, अभिलेखों में लिखे जो कथन है इसका परीक्षण करना पड़ता था ताकि ये पता चल सके कि उसमें लिखा क्या है, वो सत्य भी है या नहीं। क्योंकि देखो भाई, जो अभिलेख लिखे हैं ना, लिखवाने वाले राजा हैं और लिखने वाले राजा के कर्मचारी हैं, उसमें वो कुछ भी लिख सकते हैं अपने राजा के बारे में। तो थोड़ा सा उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है, उसको परीक्षण करना पड़ता है कि इसमें जो लिखा है वो सच भी लिखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है बढ़ा चढ़ा के कुछ लिख दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट है अभिलेखों की साक्ष्य सीमा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना अभिलेख के बारे में, वो ये पूछा जाता है कि अभिलेख जो होते हैं ना, अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है, कोई डाउट नहीं है, करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अभिलेख से हमको सारी सही जानकारी नहीं मिल पाती है, उसमें कुछ कमियां हैं। अब आपसे वो कमियां पूछी जा रही है कि साक्ष्य सीमा का मतलब है लिमिटेशन, क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन देखो, सबसे पहली लिमिटेशन है कि जो अभिलेख मिले उसमें जो अक्षर है वो हल्के ढंग से उत्कीर्ण होते हैं, यानी इतने हल्के होते हैं कि कई बार वो पढ़े नहीं जाते हैं अच्छे तरीके से, समझ में नहीं आते कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है कि अभिलेखों का नष्ट होना। आपने देखा है ज्यादातर अभिलेख जो होते थे पत्थर पे लिखे जाते थे, कई बार पत्थर में टूट फूट हो जाती है समय के साथ, उसकी वजह से अभिलेख जो है नष्ट हो जाते हैं। फिर अभिलेखों का अक्सर लुप्त होना, कई बार अभिलेख में जो अक्षर, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये अक्षर है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, अभिलेख में जो अक्षर लिखे होते हैं ना, जो शब्द लिखे होते हैं, वो हमको सही तरीके से पता नहीं लग पाते क्योंकि वो लुप्त हो गए, गायब हो गए या हल्के हो गए समय के साथ। तो ये समस्या बहुत आती है। और कुछ अभिलेख सुरक्षित नहीं बचे, टूट गए, फूट गए, कोई ले गया, कोई कुछ हो गया, वो बच ही नहीं पाए, तो इसलिए जानकारी नहीं मिलती। फिर अभिलेख के जो शब्द हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, उसकी पूरी जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि हम आज के हिसाब से उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उस समय में उस शब्द को किस अर्थ में लिया जाता था ये जानकारी हमको नहीं मिलती है। फिर अभिलेखों में जो डेली लाइफ होती है, यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अभिलेख में आम आदमी की जिंदगी के बारे में नहीं पता लगता है। ठीक है, आम आदमी कैसे जीते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, क्या उनके जीवन में चल रहा था, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि अभिलेख को लिखवाने वाले राजा हैं, लिखने वाले उसके ही कर्मचारी हैं, तो उसमें शासकों के बारे में ज़्यादा पता लगता है, आम जनता के बारे में नहीं पता लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और चैप्टर में से मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें डिटेल में कराई है। इससे बाहर आपके पेपर में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, जो भी आएगा वो इसी में से आएगा, तो वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, अच्छे तरीके से तैयार करो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दिया करें वीडियो में। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।